हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास से चैप्टर नंबर 3 है हमारा साइंस सब्जेक्ट का। तो देखिए यहाँ से आज हम साइंस का अपना जो है 3rd चैप्टर जो है हम उसे पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, 9th क्लास, लेसन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक से। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने देखिए इससे प्रीवियस वीडियो के भी अंदर जो साइंस के जो चैप्टर जो मैंने अदर जो कराए हैं, आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो था वो लगभग जो है हमने अपना क्लियर कर लिया था। पर फिर भी अगर इस चैप्टर के अंदर ये दोबारा से आए हैं टॉपिक्स, हम इन्हें दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए एटम क्या है, एटम को हम पढ़ लेते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। एटम होता क्या है, ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट की यूनिट जो होती है, सबसे छोटी इकाई हम जिसे कह सकते हैं वो क्या होती है, आपकी एटम होती है। जैसे कि हम करते हैं ना कि जब भाई हमारा टाइम है, समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। वेट को अगर हम नापते हैं तो वेट की छोटी इकाइयों में क्या आ जाती है, हमारी ग्राम जो होती है, हम उससे नापते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी एलिमेंट की, जिसे क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। और इसके बारे में कुछ और भी है, देखिए, इच विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, यानी कि यह तत्व की यानी कि एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था का मतलब है इंडिविजुअल, ये एक्सिस्ट नहीं करता है, ये उससे अलग नहीं हो सकता है, किसी भी एलिमेंट से इंडिविजुअली सेपरेट नहीं जा सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम एलिमेंट। इट इज द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट जो है ये हमारा एटम जो है ये हमारी केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि अभी मैंने आपको यूनिट्स अदर बताई थी कि समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, इसी तरीके से केमिकल जो रिएक्शन जो हो रही होती है हमारी स्टूडेंट्स, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं। यानी एटम सबसे छोटा पार्टिकल है हमारे किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द एटम जो वर्ड है वो आया कहां से है, द एटम वर्ड, द वर्ड एटम इज द ग्रीक वर्ड। ये कहां से, ग्रीक भाषा में, ग्रीक जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश इस तरीके से लैंग्वेज होती है, तो ग्रीक जो है ग्रीक के अंदर बोली जाती है। तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एटम को, एटम का मतलब ही क्या है, एटम का मतलब है इंडिविजुअल एंड इनविजिबल। तो यहां से क्या है, इट मीन्स इंडिविजुअल जो अपना एग्जिस्ट नहीं कर सकता वो क्या है, आपका एटम होता है। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ एटम, यानी कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो, वो बहुत छोटे छोटे एटमों से मिलकर ही बनेगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये थे हमारे क्या था, एटम के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है, अब इसके आगे जो हमारे चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक हमें गिवन है वो क्या है, हमारा रासायनिक समीकरण। तो देखिए जो हमारी रासायनिक समीकरण जो होंगी उनके लिए जो वो इक्वेशन किस तरीके से काम करती हैं, उसके लिए जो हमें नियम दिया हुआ है क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग से के जो हमारे नियम है, इससे मतलब क्या है हमारा, रासायनिक संयोग, रासायनिक से मतलब है कि हमारे केमिकल कंपाउंड है, संयोग से मतलब है दोनों आपस में मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन उनका दोनों का कंबाइंड हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उससे वो एक नया प्रोडक्ट बना के तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट वो नया प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसे ही तो नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा मिलाया और वो कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके अंदर भी कुछ लॉज, कुछ नियम काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ केमिकल जो है, हमने कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया है कि ये क्या है। ये एक नियम होता है जिसके द्वारा जो होगा हमारे दो रिएक्टेंट मिलके कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं कि जो हमारी जो हमारी इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, उसे किससे प्रेजेंट करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन से प्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है, देखो जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इट मींस विच सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनने में, उसे क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये एरो जो है हमारी इक्वेशन की जो होती है उसकी साइड को शो कर रहा होता है कि वो किस तरफ चल रही है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है।
ओके स्टूडेंट, ये शो हो गया। अब इन दोनों को मिलने के बाद में, यानी जो भी हमारे दो रिएक्टेंट थे वो आपस में मिले और उसके बाद में इन्होंने एक प्रोडक्ट को बना दिया। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट एंड द वन विच आर फॉर्म्ड, यानी कि जो इन रिएक्टेंट से बना, फॉर्म्ड ऑफ्टेन रिएक्शन से उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट जो मिले थे उनसे अभिक्रिया करने के बाद में जो एक फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया, जो भी हमारा बना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिए, तो प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट है हमारे, जो दो या दो से अधिक चीजें आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, यानी रिएक्शन कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्ट टू ईच अदर, वो क्या होंगी, हमारी रिएक्टेंट होंगी। एंड आफ्टर रिएक्ट जो एक फॉर्म्ड होगा हमारा प्रोडक्ट बनके, जो भी चीज फॉर्म होगी, जो भी चीज बनके तैयार होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट बोला जाएगा। स्टूडेंट्स तो देखो यहां तक आपका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं ये जो हमारे नियम जो चल रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है हमारा, रासायनिक संयोग के नियम है, इसमें आगे आप देखिए, दीज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉ। ये जो हमारे रिएक्शन जो हो रही है ये कुछ नियमों के ऊपर आधारित होती है, कुछ नियम इन पर काम करते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन इन पर वर्क करते हैं, जिसके थ्रू ये अपना काम करती हैं। उन्हें ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये इन्हें ही क्या बोला जाता है, रासायनिक संयोग के नियम। यानी रासायनिक पदार्थ, जो भी दो से अधिक पदार्थ जो हैं आपस में संयोग करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ये कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करेगा, उनके अंडर काम करेगा, उन्हें ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने अपना लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, मैं समझता हूं आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अपने जो आगे के, ये देखिए हमें ये लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर हमें कुछ नियम बताए हुए हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे चैप्टर के अंदर, हमारी वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट लेवल जो है वो क्या है, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ से देखिए हमने अपने केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो हमने जान लिए थे कि वो जो कोई भी जो रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारी केमिकल के कॉम्बिनेशन की वजह से होती है। अब आते हैं कि इनके नियम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 5 प्रकार के इसके नियम दिए हुए हैं हमारे, 5 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, संरक्षण जहां पर हमारा शब्द आ गया है, यानी कि संरक्षित है वह, यानी कि वह चेंज नहीं होगा। यहाँ दोबारा से ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मीन्स ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो एक फिक्स अपने लेवल पे ही है, अपनी क्वांटिटी जो है उसकी क्या है, फिक्स है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या है, मैं भी आपको आगे डिटेल के अंदर मैं भी आपको समझा दूंगा। दूसरी तरह का दूसरा जो हमारा नियम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। ये हमारा स्टूडेंट दूसरा नियम है। ये 2 नियम हमारे 9th क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हुए हैं। इससे आगे के जो हमारे नियम हैं, मैं नियमों के बारे में आपको बता देता हूं, परंतु इनकी डिटेल जो है वो हमें 9th क्लास के अंदर जो है पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे की स्टडीज में आपको काम आएंगे, बट फिर भी आप समझ लीजिए। थर्ड लॉ जो होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन होता है, लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल होता है इसका। और थर्ड है आपका जो गैसों के उसमें यूज होता है, गैसोस जो है आपका लॉ ऑफ गैसोस वॉल्यूम, यानी इसे गैलुसैक का नियम भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे देखिए, जैसा कि मैंने आपको ये 5 नियम बताए हैं, 5 नियम में से 2 नियम जो हैं ये हमारे 9th क्लास के अंदर दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यानी फर्स्ट नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोडक्ट जो है, ये हमारा जो है, ये दोनों नियम ही हमें अपने 9th के अंदर पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए इस नियम के अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मैटर इज नाइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। इट मीन्स, यानी कि जो द्रव्यमान जो होता है, यानी मैटर का जो वेट जो है, मास जो है, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, यानी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन जो होगी, जो भी हमारे रिएक्टेंट होंगे, यानी जो भी उनका वॉल्यूम होगा, जो भी उनका मास होगा, जो भी उनका द्रव्यमान होगा, वह बिल्कुल संरक्षित रहता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी हमारा उन्हें ऐड करने से
जो उसका भी जो हमारा मास जो होगा वो भी उतना ही होता है जितना कि हमारे रिएक्टेंट का मास है। उन दोनों का सम ऑफ मास क्या होता है, हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट मास होता है। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर कोई भी चीज है, हमने यहां पर दो रिएक्टेंट लिए हैं, पहला क्या है CuSO4 और दूसरा क्या है हमारे NaCO3, यानी कि हमने अपने कौन कौन से ले लिए हैं, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट जो है हमने अपने इसके अंदर हमने एज ए रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं हम इन्हें। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप यहां से, क्योंकि हमारा नियम क्या है, हमारा नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यानी इनका द्रव्यमान यानी इनका वजन यानी इनका मास, माना कि हमने जो यहां पर CuSO4 है ये हमने लिया है 1.25 ग्राम्स, ओके, और NaCO3 सोडियम कार्बोनेट हमने कितना लिया है 1.43 ग्राम। अगर हमने इन दोनों को कंबाइंड करके इनकी रिएक्शन करा के एक फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आता है, इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा जो बन के आएगा, तो बात आती है कि उसका मास कितना होगा, उसका मास कितना होगा, उसका मास कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दो हमारे रिएक्टेंट थे, दोनों के रिएक्टेंट के मास जो है उनका जो वेट है उसे हमने ऐड कर दिया। तो वो जो हमारा वेट जो हमने ऐड करा है वही ऐड करके किसका आता है, हमारे प्रोडक्ट का जो है वेट बन जाता है, यानी उसका मास बन जाता है। यानी प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, देखो 1.25 में हमने ऐड कर दिया 1.43, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5 and 3 8 हो गया, 6 and 2 यानी कि 2.68 वेट जो आएगा ग्राम्स, वो वेट किसका आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का वेट बनेगा। स्टूडेंट्स ये हमारी जो नियम है उसके अंदर इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। देखिए एक तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी कि द्रव्यमान जो है मास जो है नेवर टू बी क्रिएट एंड नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि द्रव्यमान को ना तो हम अपने आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हमारे रिएक्टेंट का जो भी द्रव्यमान होगा, जो भी उसका मास होगा, वो मास दोनों जो भी अगर हम अपनी रिएक्शन को कर रहे हैं, जो भी हमारे दो रिएक्टेंट हैं, 2 या 3 जो भी हमारे रिएक्टेंट हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर यूज हो रहे होंगे, उनका द्रव्यमान यानी मास अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम जो होगा वही सम हमारे प्रोडक्ट का मास भी बनता है, यानी उतना ही जो द्रव्यमान आता है हमारे प्रोडक्ट का आता है। स्टूडेंट्स हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समझिए आप इसे कि हम एक चीज देखिए, हम बना रहे हैं, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, लड्डू बनाने हैं, ठीक है। हमने क्या करा, लड्डू जो है हमने 5 किलोग्राम लिया बेसन और उसमें 4 किलोग्राम जो है हमने शुगर, और ये जो है आपका बेसन है। 5 किलोग्राम बेसन हमने यूज करा, 4 किलोग्राम हमने उसके अंदर क्या करा, शुगर का यूज करा। अच्छा, और इसके अंदर 2 किलो जो है आपका घी यूज हुआ है। ओके, तो अब आप जरा बताइए कि फाइनल प्रोडक्ट यानी जो हमारे लड्डू जो बन के आएंगे उनका वेट कितना होगा, कितना वेट होगा, सोचिए। जैसा कि हमने अपने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बताया है, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट जो हैं, तो यानी एग्जांपल में समझिए बेसन, शुगर और घी जो हैं ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बन के क्या आ रहा था, हमारा लड्डू, तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट। तो इसका वेट क्या होगा, यहां पर देखिए हमने आपको भी क्या बताया था, जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान जो है, जो उसका मास है उसे ऐड कर देते हैं तो उतना ही द्रव्यमान बन के क्या आता है, हमारे प्रोडक्ट का आता है, यानी उतना ही द्रव्यमान हमारे प्रोडक्ट का होता है। तो यहां से आप देखिए 5 + 4 + 2 बराबर कितने हो गए, 5 4 कितने हो गए, 9 9 और 2 11, यानी 11 किलोग्राम। तो हमारे जो लड्डुओं का जो वजन आएगा, जो भी यानी कि लड्डू से मीन्स जो भी हमारा प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो कितना आएगा, 11 किलोग्राम आएगा। एक चीज का ध्यान रखिए, ना तो ये बढ़ेगा यानी 11 किलोग्राम से, ना तो ये 12 किलोग्राम हो सकता है, और ना ही ये 8 किलोग्राम हो सकता है, यानी ना ही ये कम होगा ना ही ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही यही कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ही यही कहता है कि ना तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा उसमें से, ना ही उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना कि हमारे रिएक्टेंटों का द्रव्यमान है। रिएक्टेंटों के अगर हम द्रव्यमान को ऐड कर देंगे तो वही हमारा जो होता है सम ऑफ द रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट मास। तो स्टूडेंट यहां आप समझिए,
मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, और ये हमने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जो इसका नेक्स्ट जो नियम है, नेक्स्ट नियम क्या है आपका, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ द कांस्टेंट एंड द डिफाइंड प्रोडक्ट, यानी स्थिर अनुपात का नियम। अब स्टूडेंट हम इसे भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, द सम केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सम एलिमेंट, यानी कि हमारा जो भी कुछ तत्व जो हमारे इस प्रकार के बने होते हैं जिनके अंदर उनका अनुपात बिल्कुल एक्यूरेट ही रहता है, स्थिर रहता है। वो भी जैसे यहाँ पर मास जो था उसका द्रव्यमान स्थिर रहता था, इसी तरीके से इसके अंदर उनका अनुपात जो है केमिकल का वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। Consist of the some element and together is the same properties प्रोपोर्शन सम प्रोपोर्शन ऑफ वेट, यानी अगर इन्हें द्रव्यमान की दृष्टि से अगर कहीं पर भी अगर इन्हें बनाया जाता है तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनका अनुपात जो है वो हमें उसी अनुपात में रखना पड़ेगा। अगर हम अनुपात को बढ़ाएंगे तो ध्यान रखिए उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसका मास बढ़ जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। अगर हम अनुपात को घटा देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका वेट भी जो होगा या उसका मास जो है हमारे प्रोडक्ट का वो भी घट जाएगा। इसे भी हम स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे लड्डू की, अब हम बात यहीं से लड्डू से ही हम इस एग्जाम्पल से ही हम इसे समझेंगे। अगर हम बात करें कि हम बना रहे हैं, इसमें लड्डू की ही बात करते हैं, एग्जाम्पल में हम लड्डू ही लेके चलते हैं क्योंकि हमने अपने पहले एग्जाम्पल के अंदर भी लड्डू को ही लेके चले हैं। स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर हमारा 5 किलोग्राम बेसन है और 5 किलोग्राम ही हम इसके अंदर शुगर यूज कर रहे हैं और 2 किलोग्राम घी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लड्डू जो बनके कितने आ रहे हैं, 5, 5, 10 और 2, 12। तो हमारे लड्डू जो बन के आएंगे वो कितने बन के आएंगे, 12 किलोग्राम, यानी 12 kg बन के आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई। अब बात आ रही थी, देखो हमारे यहाँ क्या था, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि अगर इन्हें इस तरीके से बनाना तो इनका अनुपात भी स्थिर रहेगा, अनुपात से स्थिर रहेगा जब द्रव्यमान की दृष्टि से। अब अगर हम बात करें कि हमें ये जो लड्डुआं जो हैं ये हमें 2 गुने कर देने हैं, हमें इनका वेट क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, इन्हें दुगुना करना है, यानी कि हमें कितने बनाने हैं, अभी तक तो ये 12 किलोग्राम थे, अब ये कितने बनाने हैं हमें, 24 किलोग्राम। समझ रहे हो, अब हमें लड्डू जो बनाने हैं वो कितना है, हम पे एक टारगेट दे दिया है कि भाई 24 किलोग्राम हमें लड्डू बनाने हैं। अब अगर हमें ये लड्डू बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस अनुपात में हमने इन्हें लिया है, अगर हम इनका अनुपात की अगर हम बात करते हैं, अगर हमने इन्हें अनुपात में लिया है तो हमें इनका अनुपात बढ़ा देना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर हम इनका अनुपात ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका अनुपात बढ़ा देना पड़ेगा। हमें एक काम करता हूं, इसे आप थोड़ा इजी समझेंगे, इसे घी को हम क्या करते हैं 2.5 किलोग्राम ले रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है, प्रोडक्ट बनेगा हमारा 12.5 किलो। ठीक है, अब हमें लड्डू जो बनाने हैं वो बनाने हैं 25 किलो। अब आप यहां से समझिए, अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं तो अनुपात में अगर हम निकालें, देखो 2, 5, 2.5, 2.5 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो इनका अनुपात क्या हो गया, 2:3:1, यानी कि जो बेसन है वो हमें 2 अनुपात में मिलाना है, 2 रेशो में है, शुगर जो है वो भी 2 रेशो में रहेगा, और जो हमारा घी जो हम यूज करेंगे, घी वगैरह जो भी हम यूज करेंगे उसका अनुपात क्या लेना पड़ेगा, हमें 1 लेना पड़ेगा। अब अगर हमने क्योंकि देखो ये तो था हमारा एक क्वांटिटी के लिए, अब अगर हमें ये डबल करना है, देखो हमने वेट डबल कर दिया, वेट डबल हो गया तो हमें ये भी डबल करना पड़ेगा, यानी कि अब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे डबल करते हैं अनुपात तो वही रहेगा, तो यहां पर 5 गुणा 2, यानी कि बेसन कितना लेना पड़ेगा, 10 किलोग्राम। बेसन जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया। और दूसरा शुगर जो है वो भी क्योंकि देखो हमें प्रोडक्ट भी हमने डबल बनाया, तो ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 10 किलोग्राम हो जाएगा। और घी जो है, घी भी हमारा डबल हो जाएगा, यानी 5 किलोग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां से देखें तो देखो हमारा प्रोडक्ट बनके कितना आ गया, 25 किलोग्राम आ गया नहीं आ गया हमारा 25 किलोग्राम। ठीक है, तो वो किस वजह से आया, क्योंकि इनका अनुपात, अगर हमें इसी टाइप का, इसी टेस्ट का सेम
हमें अगर लड्डू चाहिए, चाहे हमें कितना भी बढ़ा लें, 100 किलोग्राम कर लें, 200 किलोग्राम कर लें, जितना भी कर लेंगे, तो हमें उसी अनुपात में, जिस अनुपात के अंदर हम अपने जो प्रोडक्ट जो आ रहा है उसका वेट जो हम बढ़ा रहे हैं, उसकी मात्रा जो हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें उसी मात्रा के अंदर अपने रिएक्टेंट की भी जो होगी उसी अनुपात में हमें अपना रिएक्टेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर कम चाहते हैं तो उसी अनुपात में हमें रिएक्टेंट घटाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लड्डू के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे हम 1 किलो बनवा लें, चाहे हम 2 किलो बना लें, चाहे हम 10 किलो बना लें, चाहे हम 1000 किलो बना लें। अगर हमने अनुपात के अंदर गड़बड़ाहट कर दी, अगर हम अपने अंदाजे से कर लें, मान लिया ये तो हमने 2 अनुपात में ले लिया, ये 3 अनुपात में ले लिया और घी जो है वो 1 अनुपात में ले लिया, तो हमारे लड्डू यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसके अंदर अंतर आ जाएगा, उसकी क्वालिटी के अंदर अंतर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर हमने अपने दोनों नियमों के अनुसार जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी अच्छे से समझ लिया है, और हमने क्या कर लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट यानी स्थिर अनुपात का नियम भी जो है वो भी हमने समझ लिया है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे ये दोनों नियम तो हो गए हैं। अब नियम जो है हमारा जो रूल जो है नंबर 3, 4, 5 जो है वो हमें डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी 9th क्लास के अंदर नहीं दिए हुए हैं, वो हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, थर्ड नियम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, और फोर्थ क्या है, लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल है, और थर्ड है आपका गैलुसैक का नियम यानी कि ये गैस के अनुपात का नियम। ये गैसों का जब आयतन निकाला जाता है, क्योंकि वहां पर द्रव्यमान नहीं होता, गैसों के लिए आयतन का यूज किया जाता है, ये उसमें यूज होता है। तो स्टूडेंट हमने अपने चैप्टर के जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने ढंग से समझ लिया है। अब हम इससे आगे का चैप्टर समझते हैं। स्टूडेंट्स हम अपने वीडियो में और आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर डाल्टन का नियम या डाल्टन्स थ्योरी। तो स्टूडेंट डाल्टन ने मैटर यानी तत्व और परमाणु को लेकर एक नियम दिया था, इसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एटम को लेकर इन्होंने एक नियम जो अपना दिया था उसे क्या कहते हैं, हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट यहां से हम पढ़ते हैं, उन्होंने पहले क्या बताया था, मैटर इज कंपेयर्ड ऑफ द नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी कि जो भी हमारा तत्व जो है, तत्व क्या होता है, अनेक सूक्ष्म यानी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है, एक तत्व बनता है, एक मैटर बनता है। अब इसके अंदर क्या है, इन विच आर इनकैपेबल ऑफ फर्दर सब डिवीजन, यानी और वो स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो उससे ज्यादा सब डिवीजन नहीं हो सकता, यानी और उससे ज्यादा छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल ही एटम होता है, तो उससे छोटा तो और कोई पार्टिकल है ही नहीं। तो ये हमें किसने बताया था, ये हमें बताया था डाल्टन ने। तो डाल्टन ने क्या बताया था, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यानी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एटम होती है। नेक्स्ट चलते हैं, द एटम ऑफ द सम एलिमेंट आर इन द आइडेंटिकली इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एटम इन द सेम एलिमेंट हैव टू बी सेम साइज एंड सेम मास। यानी कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार और गुणों में समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि एक चीज हम समझते हैं, माना हम किसी तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोहे के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हम एक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या है, लोहा है, यानी फेरस है। अब जो उसका सबसे स्मॉल एटम जो होगा, यानी बहुत छोटा सा जो उसका टुकड़ा होगा, बहुत छोटा सा जो उसका पार्टिकल होगा स्टूडेंट्स, क्या उसकी क्वालिटी और जो हमने लोहा जो लिया हुआ है उसकी क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसी का पार्टिकल है, उसी का छोटा हिस्सा है, उसी का स्मॉल साइज है, तो उनकी क्वालिटी तो बिल्कुल एक ही होगी। हाँ, अगर हम उससे अलग कहीं कुछ और चीज लेते हैं, उसकी क्वालिटी उससे भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज का हिस्सा नहीं है। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान से समझिए, एक तत्व के सभी परमाणु आकार और गुण धर्म के अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु अलग अलग तत्वों के। अब अगर हम मान लिया लोहे की जो तुलना है, लोहे की तुलना हम चांदी से करने लगे, वो गलत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारी चांदी होगी उसके गुणधर्म और पार्टिकल जो होंगे उनके अलग होंगे और लोहे के अलग होंगे। इसी तरीके से अगर हम पानी की और किसी सॉलिड चीज की हम उसके कंपेयर करने लगे उनके गुणधर्मों की, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमारा सेकंड नियम भी हो गया। थर्ड में हमें क्या बताया था, थर्ड में हमें बताया था कॉम्बिनेशन बिटवीन द एटम टेक इन स्मॉल होल नंबर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एटम इन द मॉडर्न थ्योरी टर्मिनोलॉजी दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें क्या था, तत्व
तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके संयुक्त परमाणु निर्माण करते हैं यानी निर्मित करते हैं। और उसमें क्या होगा, इसे ही आधुनिक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यानी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे क्या कहा गया था, उसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर यानी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी मॉडर्न स्टडी के अंदर उसे अणु के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर का जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं। आगे के टॉपिकों के लिए आप आगे वीडियो देखते रहें। मैं कल इसके बचे हुआ जो हमारा चैप्टर जो पार्ट रह गया है उसकी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक वीडियो को देखते रहें, अच्छे से समझते रहें। हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।